अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, दिस इज यासिर खान रोखड़ी। देख रहे हैं द एग्रीकल्चर शो विद यासिर खान रोखड़ी। चलें जी, हम अब चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, हाउसिंग के, दैट इज़ नेस्टिंग। आपने बर्ड्स को ब्रीडिंग केज में डाल दिया, ब्रीडिंग सीज़न का स्टार्ट हो गया और ब्रीडिंग केज में आप एक बॉक्स लगाते हैं और उस बॉक्स में लव बर्ड्स जो हैं वो घोंसला बनाते हैं और उस घोंसले के अंदर वो अपनी ब्रीडिंग करते हैं और उसमें आपको अंडे और बच्चे का सारा प्रोसेस उस घोंसले के अंदर होता है। तो बॉक्सेस के क्या स्टाइल हैं, बॉक्सेस के साइज़ क्या हैं, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। दो तरह के ब्रीडिंग बॉक्सेस अवेलेबल हैं। एक होता है जी ज़रा वर्टिकल शेप में और एक होता है हॉरिजॉन्टल शेप में। वर्टिकल शेप में जो बॉक्स होता है उसको हम टावर स्टाइल बोलते हैं और जो हॉरिजॉन्टल स्टाइल बॉक्स होता है उसको हम रेडियो शेप का बॉक्स होता है तो उसको हम रेडियो शेप बॉक्स कहते हैं। बॉक्स का साइज़ होना चाहिए 8 बाय 8 बाय 12, एक रीज़नेबल मुनासिब साइज़ है जिसमें बर्ड्स इजीली ब्रीड कर सकें। तो हमने ये आपकी अपनी चॉइस है कि आप वर्टिकल स्टाइल बॉक्स लगाएं जिसको हम टावर स्टाइल कहते हैं, या आप हॉरिजॉन्टल स्टाइल लगाएं जिसको हम रेडियो स्टाइल बॉक्सेस कहते हैं। मेरी पर्सनल चॉइस जो है वो रेडियो स्टाइल बॉक्सेस है, बिकॉज रेडियो स्टाइल बॉक्सेस जो होता है वो ज़रा हॉरिजॉन्टल होता है तो पेंदा बड़ा मिल जाता है आपको। तो आपके जब बर्ड्स ब्रीड करते हैं, बच्चे निकलते हैं तो 4-5 चिक्स होते हैं, 2 ब्रीडर पेयर होते हैं, तो आपके पास इनफ स्पेस है पेंदे में बॉक्स के कि 4-5-6 बर्ड्स ईजीली वहाँ पे रह सकें, क्योंकि ब्रीडिंग के नतीजे में तकरीबन 1.5 से 2 माह 2.5 माह तक बर्ड्स ने इस बॉक्स के अंदर रहना है। तो वी नीड टू हैव इनफ स्पेस जहाँ पे कंफर्टेबली जहाँ पे बर्ड्स सर्वाइव कर सकें और बेहतर तरीके से पेरेंट्स उनको पाल सकें। अच्छा जी, अब बॉक्स आपने लगा दिया। अब बॉक्स के अंदर घोंसला बनाने के लिए हमने उनको नेस्टिंग मटेरियल प्रोवाइड करना है। तो नेस्टिंग मटेरियल क्या होगा, जो आपने देखा होगा जो चूना करने के लिए हम एक कूची यूज़ करते हैं, एक बुरश सा होता है जो आई डोंट नो उस मटेरियल को हम क्या कहेंगे, लेकिन ये है कि वो जो चूना करने के लिए कूची यूज़ होती है उसको हम नेस्टिंग मटेरियल के तौर पे यूज़ करते हैं। वो आपने लेना है, उस कूची को खोल के उसको काट के 2 हिस्सों में डाल देना है और तीले तीले आपने उसको कर देना है और कुछ तीले आपने ब्रीडिंग केज के अंदर डाल देने हैं और कुछ तीलों को थोड़ा सा आपस में ऐसे जोड़ के एक रिंग सा बना के आपने बॉक्स के अंदर रख देना है। उसकी वजह ये है कि अगर हम रिंग बना के बॉक्स में नहीं रखते तो बर्ड बहुत ज़्यादा टाइम ले लेता है नेस्टिंग कंप्लीट करने में। आप थोड़ी सी को 20-25% नेस्टिंग तीलों को ऐसे जोड़ के रिंग सा बना के वहाँ रख देंगे तो उसकी बेस बन जाएगी, ऊपर वाली नेस्टिंग फिर बर्ड खुद कर लेगा। वो जो तीले आपने डेली बेस पे आपने कुछ तीले गुच्छा सा बना के आपने डाल देना है ब्रीडिंग केज में, तो वो बर्ड्स जो हैं खुद ही एक तीला उठाते जाएंगे और वो जाके घोंसला अंदर जाके प्रिपेयर करेंगे। तो तकरीबन ये सारा प्रोसेस 15 से 20 दिन में कंप्लीट हो जाता है। हमने केज सेलेक्ट किया, हमने बर्ड्स छोड़े, हमने वहाँ बॉक्स लगाया, हमने उनको नेस्टिंग मटेरियल प्रोवाइड किया, उन्होंने घोंसला बनाया और जब घोंसला तैयार हो गया तो वी आर ऑल सेट फॉर ब्रीडिंग एंड देन द मैजिक विल स्टार्ट। एंड इंशाल्लाह ताला जब ब्रीड आती है तो इट इज़ वेरी satisfying and very therapeutic. The whole process of egg laying, chicks coming out of the eggs and then the chicks growing, वो एक बड़ा sense of accomplishment आपको देता है। जब आप इस प्रोसेस से गुजरेंगे तो इसको बहुत enjoy करेंगे। अच्छा, इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है बॉक्स प्रेपरेशन। जब हम बॉक्स लगा रहे हैं तब हमने कुछ चीज़ों का ख्याल रखना है। लकड़ी का बॉक्स होता है, लकड़ी के बॉक्स के अंदर बेसिकली माइट्स आ सकती हैं, कीड़े मकोड़े, जो छोटे छोटे इंसेक्ट्स जो इवन विजिबल भी नहीं होते, खटमल और इस तरह की चीज़ें, वो आपके लकड़ी के अंदर दीमक हो सकती है। तो आपने क्या करना है, जब आप एक बॉक्स तैयार करते हैं तो आपने उस बॉक्स को, मेरी प्रैक्टिस ये है कि मैं उसको छत पर रखवा देता हूँ, 2 दिन उसको धूप लगवाता हूँ। धूप लगवाने के बाद फिर उसमें नेस्टिंग मटीरियल डालने से पहले चारों कोनों में कूपेक्स हम डाल देते हैं ताकि किसी किस्म के कोई इंसेक्ट्स फ्यूचर में भी आएँ तो वो उनका इलाज वहाँ पे प्रॉपर मौजूद हो। चारों तरफ आपने चारों कोनों में इंसेक्ट कूपेक्स डाल देना है। कूपेक्स डालने के बाद वो जब नेस्टिंग मटीरियल का रिंग बना रहे हैं वो रिंग बना के आपने उस बॉक्स में डाल देना है एंड वो आपकी नेस्टिंग तैयार है और आप उसमें ब्रीड ले सकते हैं। लेकिन जी अब हम चलते हैं हाउसिंग के लास्ट टॉपिक की तरफ, जो है हाइजीन। हाइजीन सबसे इम्पॉर्टेंट है आपकी एवरी की। हाइजीन की वजह से देखें, दे आर लिविंग बीइंग्स।
ये लिविंग बीइंग्स हैं और इनकी हाइजीन बहुत ज़रूरी है। जितनी बेहतर हाइजीन आप करेंगे, जितना हेल्दी इन्वायरमेंट आप रखेंगे, उतनी अच्छी ब्रीड आप लेने में कामयाब होंगे। हाइजीन के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि हम फोर्टनाइटली यानी कि हर 15 दिन बाद 20 दिन बाद हम डिसइंफेक्शन करें अपनी एवरी की। डिसइंफेक्शन एवरी की करना बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि जितना बैक्टीरियल ग्रोथ वहाँ पे हो रही है, जितने जर्म्स वहाँ पे प्रोड्यूस हो रहे हैं, उनको साथ साथ हम डिसइंफेक्ट करते रहें ताकि आपकी जब ब्रीड आए और छोटे छोटे चिक्स आपके निकलें तो उनको किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम, बीमारी या कोई उनको किसी किस्म की वहाँ पे डिस्टर्बेंस कॉज ना हो। डिसइंफेक्शन के लिए हमारे पास बड़ा सिंपल तरीका है। 2 प्रोडक्ट्स मार्केट में अवेलेबल हैं। एक प्रोडक्ट है ब्रोमोसेप्ट। ब्रोमोसेप्ट जो है वो एंटी बैक्टीरियल है, आपको किसी भी पोल्ट्री मेडिकल स्टोर से इजीली अवेलेबल है। आप किसी भी पोल्ट्री मेडिकल स्टोर से जाके ख़रीद सकते हैं। ब्रोमोसेप्ट को आपने पानी में मिक्स करना है। बॉटल की बैक पे सारी तफसील दी हुई है कि आपने कितने लीटर में कितने सीसी आपने मिक्स करनी है दवाई। तो आप दवाई मिक्स करके पूरा एक डाइल्यूटेड सोल्यूशन बना लेंगे और उससे आपने अपनी पूरी एवरी, पूरा कमरा, पूरा बेडरूम धुलवा देना है चारों कोनों में अच्छी तरह। उसके बाद आपने अपने केजेस की सफाई करनी है। केजेस की वायर को अच्छी तरह आपने साफ़ करा देना है। जो आपकी स्टिक्स लगी हुई हैं बर्ड ब्रीडिंग केजेस के अंदर, उन स्टिक्स को भी आपने उतरवा के, धुलवा के, साफ़ करा के उस सोल्यूशन से दोबारा इंस्टॉल करना है। और उसके बाद आपका जो आपकी फीडिंग पॉट्स हैं, आपके जो ड्रिंकर्स हैं या आपकी जो ड्रिंकिंग पॉट्स हैं, आपने हर चीज़ एक दफ़ा प्रॉपर तरीके से उसको डिसइंफेक्ट कर देना है। इसके अलावा जो हमारे ब्रीडिंग केजेस होते हैं, ब्रीडिंग केजेस के अंदर हमारी ट्रेज लगी होती है नीचे, ताकि जो दाना शाना वो खाते हैं, जो वेस्ट वहाँ इकट्ठा होता है वो सारा उस ट्रे के ऊपर इकट्ठा हो जाता है। तो उस ट्रे को भी आप निकालें, उसको भी प्रॉपर तरीके से आप डिसइंफेक्ट कर लें। तो ये एक ऐसी एक्सरसाइज है जिससे आप बहुत सारे मसाइल से बचे रहेंगे। पर्टिकुलरली देखने में आया है कि ख़ास तौर पर इस चीज़ की बहुत सारी लापरवाही लोग करते हैं, इस चीज़ को तवज्जो नहीं देते, इस चीज़ को अहमियत नहीं देते, लेकिन ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक प्रोडक्ट मैंने आपको बताया कि ब्रोमोसेप्ट अवेलेबल है जो एंटी बैक्टीरियल है। एक प्रोडक्ट और अवेलेबल है, दैट इज़ कॉल्ड वर्कोनेस। वर्कोनेस थोड़ा सा महंगी प्रोडक्ट है एज़ कम्पेयर टू ब्रोमोसेप्ट। तो डिफरेंस क्या है, वर्कोनेस जो है वो एंटी बैक्टीरियल होने के साथ साथ वो एंटी वायरल भी है, बट इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव प्रोडक्ट। अगर आप अफोर्ड करें तो वर्कोनेस इज़ अ बेटर प्रोडक्ट टू यूज़ फॉर डिसइंफेक्शन ऑफ योर एवरी। अच्छा, एक तो डिसइंफेक्शन हमने कर लीजिए हर 15 दिन बाद, हर 20 दिन बाद। डेली बेसिस पे भी आपने हाइजीन का ख्याल रखना है। सबसे इम्पॉर्टेंट जो आपके खाने के बर्तन हैं वो डेली साफ़ होने चाहिए। जो सीड मिक्स आप उसको दे रहे हैं वो डेली चेंज होना चाहिए। जो पानी के बर्तन हैं वो डेली बेस पे साफ़ होने चाहिए। अच्छा, अब बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि पानी का बर्तन साफ़ करने के लिए ये काफ़ी है कि पुराना पानी बाहर फेंकें और उसमें नया पानी डाल दें। वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। वो आप जब 12-14 घंटे एक पॉट के अंदर पानी पड़ा रह जाता है तो आप जब उसको टच करेंगे तो आप फील करेंगे उसमें सारी ग्रीस लगी हुई होती है। तो मेक श्योर कि आप प्रॉपर सर्फ से अपने जो ड्रिंकिंग पॉट्स हैं, ड्रिंकर्स हैं, उनको सर्फ से धुलवाएं रोज़ डेली बेसिस के ऊपर, और अपने दाने के बर्तन को डेली बेस पे साफ़ करें। इसके अलावा हम सॉफ्ट फूड देते हैं अपने लवर्ड्स को। सॉफ्ट फूड जो होती है उसमें ऑब्वियसली थोड़ी सी वो वेट होती है, तो उसमें फंगल डेवलपमेंट हो सकती है, फंगस डेवलप हो सकता है। तो आपने मेक श्योर करना है कि आप जो सॉफ्ट फूड दे रहे हैं वो आप उनको वहाँ पड़ी ना रह जाए। आप सॉफ्ट फूड सर्व करें अपने बर्ड्स को और वो 2 से 3 घंटे, मैक्सिमम 4 घंटे में उस बर्तन को निकाल के रिप्लेस कर लें। इसके अलावा एक लास्ट पॉइंट, यहाँ पे पाकिस्तान में एक स्टाइल है कि जी मेरे पास जो भी गेस्ट आएगा मैं उसको बड़े फ़ख्रिया तौर पे लेके जाऊँगा, आओ जी मैं आपको अपने बर्ड्स दिखाता हूँ, आएँ जी मेरी एवरी को विज़िट करें। तो हर दूसरे बंदे को हम अपनी एवरी में घुसा लेते हैं। तो एवरी में गैर ज़रूरी अफराद, गैर मुतल्लका अफराद का बिल्कुल दाखिला ममनू होना चाहिए। बहुत लिमिटेड लोगों को आप उसमें एक्सेस दें, बिकॉज देखें आपकी इन्वायरमेंट में जर्म्स, बैक्टीरिया, वायरस कहाँ से आएगा? मोस्टली आपकी इन्वायरमेंट में बैक्टीरिया, जर्म्स और वायरस आते हैं किसी और एवरी से। मैं किसी एवरी में गया, वहाँ पे जर्म्स थे, वायरस था, बैक्टीरिया था, वो मैंने अपने साथ कैरी किया, और जब मैं आपकी एवरी में आऊँगा और एंटर करूँगा तो वो वायरस वहाँ पे ट्रांसफ़र होगा, वो बैक्टीरिया वहाँ पे ट्रांसफ़र होगा। तो इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखा करें कि आप हर किसी को अपनी एवरी में, पर्टिकुलरली जो लोग गैर ज़रूरी लोग हैं उनको आप इस एवरी में ना इन्वाइट करें। कम से कम लोगों का दाखिला
करें और बेहतरीन तरीके से आप फोकस करके अपनी ब्रीड को हासिल करें और बेहतर से बेहतर नताइज हासिल करें। उम्मीद है नाजरीन आपको आज का प्रोग्राम अच्छा लगा होगा और लबर्ड फार्मिंग के बारे में जानने के लिए, एग्रीकल्चर को सीखने के लिए हवाले से और लबर्ड फार्मिंग के बारे में मुफ्त और मुफीद इंफॉर्मेशन हासिल करने के लिए देखते रहिए। आने वाली एक साथ में इंशाल्लाह ताला नए टॉपिक्स और नए मौज़ूआत के साथ दोबारा हाज़िर खिदमत होंगे। अपने मेज़बान यासिर खान रोखड़ी को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।